ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा, और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ डैडी, आप वही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया तुमने, समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर। उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा, उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिड्डा स्वामी का अड्डा वो ये रहा। ये से बाहर एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। अंडरग्राउंड गार्ड्स रेडी फॉर अटैक। अपने भड़वों से कह दो कि हथियार फेंक दे। जरा भी हरकत की तो चिथड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंगबाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगौड़े प्यादे निकले। अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता ब्रिगेडियर। देखना चाहते हो तो देखो। देखा हो अगले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर, हथियार नीचे डाल दो। भाग ले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल, इसी ने मेरे पिताजी का खून किया।
यही है कातिल। बागले साहब मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। वागले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं, वो देखो। खबरदार अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, एक ही बटन दबाऊंगा सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो। क्या हुआ? अंकल, अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल जिसने जिसने अल्लाह ताला को बम से उड़ाया था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी कौन है वो? वो दाढ़ी वाला। ठहरो, क्या हो रहा है ये? रुक जाओ। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वही राक्षस है जिसके पापी हाथों ने अनाथ आश्रम को मासूम बच्चों की चिता बना दिया था। तो क्या अनाथ आश्रम को इसी ने उड़ाया था? हाँ, यही है वो दरिंदा। जब्बर सिंह, जिंदगी तो तूने जालिम बनकर गुजार दी, अपने इस गुनाह का भी इतराफ कर ले। शायद नीले आसमान वाला उसकी अदालत में तेरी कुछ सुनवाई हो सके। इतराफ कर ले। ये जो कुछ कह रहा है सच है। उस हादसे वाली रात तुम यहां से निकले कैसे? मुझे आपके असिस्टेंट चौधरी ने यहाँ से तुमने हमसे विश्वासघात क्यों किया? मैं बेकसूर तुमने हूं। ऐसे क्यों किया? बोलो। अगर बेकसूर हो तो आंखों से आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। तुम बेकसूर नहीं। क्या ये झूठ है कि जिस कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाते हो उसकी रगों में तुमने जहर घोल दिया? क्या ये झूठ है कि तुमने ही जब्बर सिंह जैसे कातिल को जेल से जाने दिया? देखो,
अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए, वरना जिन बच्चों का बचपन तुम्हारी वजह से जिंदा जल गया, उनकी सिसकियां और उनकी चीखें तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेंगी। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा, वरना मैं जब्बार सिंह को जेल से किसी हालत में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिनिस्टर साहब ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था सर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई उतारो, आराम से। प्रताप, क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। अरे घबराते क्यों हो देशमुख? अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं। बस बंद कर। रामदीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी।
अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। यही तो रोना है कि लोग हमें गलत समझते हैं। हमारी योजनाएं लोगों की समझ में नहीं आती। अब आप ही बताइए, झोपड़पट्टी की जगह साफ सुथरी कॉलोनी बने, टूटे फूटे गांव की जगह राहगीरों के लिए रिसोर्ट बने, इसमें देश की तरक्की नहीं है? बोलिए। पर लोग तो कहते हैं इसमें आपकी तरक्की ज्यादा होती है। सारा धन आप सब लोग मिलकर बटोर लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। नेताजी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश कर दी। अब जज साहब, आप और योगराज जी अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहेंगे? ऐसे मामलों में लोग अगर कानून के रखवालों पर शक करने लगे तो फिर सफाई में कुछ कहना क्या? देखिए, हम ठहरे व्यापारी लोग, हम अपने धंधे में गुंडों का साथ नहीं लेते। गुंडों का साथ आजकल कौन नहीं लेता योगराज जी? अब तो माफिया वाले भी राजनीति में उतर आए हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं। क्यों देशमुख जी, आप तो नेता बनने से पहले दमन से चांदी की स्मगलिंग क्या करते थे? देखिए ये मुझ पर झूठा बेकार का इल्जाम लगाया गया है। नहीं, आप स्मगलिंग करते थे या नहीं करते थे? बस। वैसे मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। क्यों चंद्रसेन जी? एकदम सच बोलता है। आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूंगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं तो फिर जनता खामोश क्यों है? बोलिए, क्यों हमें पिछले 15 साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है? जज साहब, हम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है। अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है। सुनाइए। अरे असली अदालत आज तक हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकी तो ये जनता की अदालत क्या खास सुनाएगी? देशमुख, तुम कभी कभी सच बोलता है। रोक दीजिए ये फांसी। खबरदार कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो। Yeah.